हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं आप लोग। तो ये समरी लेक्चर है रेस्पिरेशन इन प्लांट का। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। और क्या आपको सारे स्टेप्स याद हैं, प्लीज़ चेक करना। आप एक कॉपी लेकर बैठ जाइए। आप इनमें से कौन से स्टेप भूल गए हैं उसको मार्क करिए, लिखिए, और फिर उसको एक बार एनसीईआरटी से चेक करिए। क्लियर है? तो जैसा मैं अब लोग देख पा रहे हैं, अभ्यास सीरीज में बहुत सारे बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे समरी लेक्चर देख रहे हैं, और उसके साथ साथ वो टेस्ट फॉलो कर रहे हैं। तो आप भी टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि क्या होता है बेटा, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें कौन से एंजाइम इंपॉर्टेंट है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है कि क्या सारे हम लोग जो ब्रीद करते हैं, तो ब्रीदिंग क्या किसी तरीके से रिलेटेड है, मतलब कि हम ब्रीद करते क्यों हैं, इसको रिलेट किया है किसी चीज़ से। तो ब्रीदिंग जो है हमें ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए ज़रूरी है, जिससे हमारे पास एनर्जी बनती है। सारे सेल्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी की फॉर्म में, और उसको अपनी बॉडी के जो भी प्रोसेस हैं उनमें यूज़ करते हैं। तो एनसीईआरटी ये भी कहती है कि ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया ही ऐसे हैं जो खुद से अपना खाना, जिसे हम मैक्रोमोलिक्यूल कह रहे हैं, उसको बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि जो प्लांट सेल्स हैं, खासकर जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और वो बाहर सुपरफिशियल लेयर में होते हैं, उन सेल्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक सेल्स होते हैं। और प्लांट्स में सारे सेल्स ऑटोट्रॉफिक होते भी नहीं है, काफ़ी सारे सेल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जैसे रूट सेल हो गए, डीप लेयर्स के हो गए। तो कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉफिक सेल से खाना हेट्रोट्रॉफिक सेल में मूव करता है। उसके अलावा जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें सारे के सारे सेल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है, एक कैटाबोलिज्म है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। और इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो हीट की फॉर्म में नहीं होती, उसको ट्रैप कर लेते हैं उसमें से कुछ पार्ट एटीपी के बॉन्ड की फॉर्म में। तो रेस्पिरेशन जो है हमारे पास बेसिकली 2 लोकेशंस पर होता है, एक साइटोप्लाज्म और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो भी चीजें रेस्पायर करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या होता है ये? ऑर्गेनिक होगा। जो चीज ऑलरेडी जो रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक पाथवे हैं, उनमें एंटर कर सके, उनको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। वो ऑर्गेनिक होता है, कार्बन की चेन होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड्स यूज कर सकते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या नहीं होते रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? विटामिन, मिनरल्स, हॉर्मोन्स और पानी। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का 2 मेजर रोल है। पहला, एनर्जी बनाना, जो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होता है, एटीपी के बॉन्ड में स्टोर होता है। दूसरा क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जब रेस्पिरेशन में जाते हैं तो कार्बन की चेन बनती है, वो कहीं ना कहीं बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल में यूज होती है। क्लियर है? अब सवाल ये पूछता है, क्या प्लांट ब्रीद करते हैं? क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर एनसीईआरटी लिखती है कि यार, प्लांट ब्रीद करे ना करे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए। पर प्लांट के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक लंग्स और गिल्स बेसिकली नहीं होता है। लंग्स और गिल्स होते नहीं है। तो प्लांट में क्यों नहीं होता है ऐसा? उसका एक रीजन है। पहली चीज क्या है? प्लांट को उतनी एनर्जी चाहिए नहीं। तो जितनी भी एनर्जी चाहिए उसको बनाने के लिए जो भी ऑक्सीजन चाहिए, वो उसकी अब ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट में पहली बात तो उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, है ना, वो स्लो रेस्पायर करता है। दूसरा, जो भी ऑक्सीजन चाहिए वो फुलफिल हो जाती है किससे? स्टोमेटा से, जो फास्ट रेस्पायर कर सकता है लीफ के अंदर। उसके अलावा स्टेम और रूट में डिफ्यूजन से हो जाती है। तीसरी चीज क्या है कि अगर हमारे पास कोई बल्की प्लांट है, बड़ा प्लांट है, तो उसके अंदर का पार्ट डेड होता है और स्टेम के ऊपर हमारे पास लेंटी सेल्स होते हैं, जहां से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। ये चीज समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि जो प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, वो अपनी सारी ऑक्सीजन की नीड डिफ्यूजन से पूरी कर लेते हैं। लिविंग सेल सतह पर होते हैं और बहुत डीप डिफ्यूज करना नहीं पड़ता, और एनर्जी वाइज भी प्लांट को कम एनर्जी चाहिए। अब हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर CO2 और H2O बनाते हैं रेस्पिरेशन में। पर सवाल ये उठता है, क्या सारे जीव, सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करते हैं? ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या है कि हमारे पास क्या हुआ है, रेस्पिरेशन में एक ऐसा प्रोसेस है जो बिना ऑक्सीजन के भी काम करता है, उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑब्लिगेट एनारोब है, मतलब बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं। और इसके अलावा फैकल्टेटिव एनारोब है,
मतलब क्या हुआ, वो एरोबिक होते हैं, मतलब फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब दे आर एरोब्स बट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। क्या उनके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होती? होती है। ये इस बात को प्रूव भी करता है कि पहले क्या था, एनारोबिक रेस्पिरेशन आया, या पहले जो मैकेनिज्म आया वो एनारोबिक और एरोबिक सेल में कॉमन था, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, जो साइटोप्लाज्म में होता है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सबसे पहले एक ऐसा प्रोसेस पढ़ रहे हैं जो सभी तरह के सेल में होता है, उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो है उसमें ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, एक ग्रीक शब्द है। तो ग्लाइकोलिसिस का लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म। साइंटिस्ट जिन्होंने इसको वर्कआउट किया था, एम्बेडेन, मेयरॉफ, परनास, ईएमपी पाथवे कहते हैं। इसमें ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, मतलब CO2 नहीं बनता। इसमें कोई मतलब हमारे पास जो है CO2 नहीं बनता। इसमें जो एटीपी बनते हैं, नेट एटीपी 2 काउंट होते हैं, और ये डायरेक्ट एटीपी होते हैं, इन्हें कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप है, इसका मतलब 10 एंजाइम है, और सारे के सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में है। पहला, तीसरा, 10वां ये एंजाइम इरिवर्सिबल होते हैं। मेन कंट्रोल जो होता है वो थर्ड एंजाइम पे होता है। अब हम ग्लाइकोलिसिस के पूरे प्रोसेस को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि प्लांट के अंदर शुगर जो है सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। सुक्रोज 12 कार्बन की एक शुगर है, और वो टूट जाती है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने के लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए, इन्वर्टेज। तो ये पहला एंजाइम है जो आपने याद करना है, जो सुक्रोज को 12 कार्बन को 6-6 कार्बन की दो शुगर आइसोमर है ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ता है। दोनों ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास एंटर कर सकती है। अब जो हमारे पास ग्लूकोज एंटर करता है, तो सबसे पहले ग्लूकोज की होती है फॉस्फोराइलेशन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, छठी कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ जाता है, ये फॉस्फेट देता है एटीपी। एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज। तो पहला स्टेप फॉस्फोराइलेशन, एंजाइम हेक्सोकाइनेज। अब हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बनाते हैं, तो फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है, आइसोमर बन गया। ये स्टेप रिवर्सिबल है। तीसरा स्टेप है, उसे कहेंगे फॉस्फोराइलेशन। दोबारा से एटीपी खर्च होगा, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जोड़ के उसकी मतलब फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो पहले 3 स्टेप में, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी खर्च हुआ, फॉस्फोराइलेशन। यहां भी काइनेज यूज होगा, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, 6 कार्बन का फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट डाइहैप और पीजीएल में टूट जाएगा। डाइहैप कितने कार्बन का होता है, हमारे पास 3 कार्बन का कीटोज शुगर है। पीजीएल भी 3 कार्बन का है, एल्डोज शुगर है, मतलब एल्डिहाइड होता है। अब डाइहैप की फुल फॉर्म है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, पीजीएल की फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो फोर्थ स्टेप में स्प्लिटिंग होती है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूट जाता है डाइहैप और पीजीएल में। अब डाइहैप और पीजीएल आपस में इंटर कन्वर्टिबल, ये आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो डाइहैप क्या बना देता है, पीजीएल बना देता है। क्लियर है, तो यहां से जो साइकिल है, जो प्रोसेस है, वो डबल चलेगा। इसका मतलब डाइहैप पीजीएल में कन्वर्ट हो गया, आइसोमर है। तो मुझे यहां पर एक आइसोमरेज चाहिए, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। पहला स्टेप फॉस्फोराइलेशन, दूसरा स्टेप आइसोमराइजेशन, तीसरा स्टेप फॉस्फोराइलेशन, 2 एटीपी खर्च हो गए। चौथे स्टेप में स्प्लिटिंग हो रही है, एंजाइम का नाम एल्डोलेज। पांचवा आइसोमरेज। छठे स्टेप में ऑक्सीडेशन होती है, किसकी कर रहे हैं, पीजीएल की, एल्डिहाइड की, एक शुगर है ये 3 कार्बन की। जब पीजीएल जो एक शुगर है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, और उसमें मेरे पास क्या होता है, NAD प्लस कन्वर्ट होता है NADH में, एक रिडक्शन होती है। यस, पीजीएल की ऑक्सीडेशन करके बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 BPG। मैं एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड कर देता हूं, तो पीजीएल की ऑक्सीडेशन से बनता है 1,3 BPG। एंजाइम मेरे पास डिहाइड्रोजिनेज आना चाहिए, क्योंकि इसमें NADH बना है, जब भी NADH इन्वॉल्व हो डिहाइड्रोजिनेज। अब मेरे पास बन गया है 1,3 BPG, उसमें से फॉस्फेट निकाल के एडीपी को दे देते हैं, एटीपी बन जाता है। तो मेरे पास बन गया 3PG। अब ये एटीपी 2 काउंट होंगे, क्योंकि पीजीएल से डबल चल रहा है। और मेरे पास जो NADH भी बना था 6 स्टेप में, यस, जहां डिहाइड्रोजिनेज लगा, वो भी 2 काउंट होगा। तो 2 NADH बन गए, 2 एटीपी बन गए। मेरे पास आ गया 3PG। कौन सा स्टेप था, 7 स्टेप था, एटीपी बना, काइनेज यूज होगा। 8 स्टेप में आइसोमर बना, 3PG से 2PG बना, मतलब फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हो गई। क्लियर है, अब 2PG में से हम पानी रिमूव कर देते हैं, पानी रिमूव करने को कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो मेरे पास एक कंपाउंड आ जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो 2PG से जो हमारे पास 9th स्टेप है, उसमें मेरे पास PEP आ जाता है।
एंजाइम का नाम है इनोलेज। क्लियर है? पीपी से हम पाइरुवेट बना देते हैं। पाइरुवेट क्या है? एक तरह का कीटो एसिड है जिसमें CH3, C कीटोन ग्रुप और फिर COH। तो CH3 CO COH ये मेरे पास पाइरुविक एसिड होता है। तो कितने बनते हैं? 2। अच्छा, एटीपी कौन कौन से स्टेप में बना? 7th और 10th स्टेप में। क्या मैं इसको डबल काउंट करूंगा? यस, क्योंकि पीजीएल से डबल चल रहा है। तो टोटल एटीपी 4 बने, ऊपर 2 खर्च हो गए थे फर्स्ट और थर्ड स्टेप में। तो जब भी आपसे कोई पूछे ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बने हैं, सर 2 एटीपी बने हैं। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में 2 बने हैं। नेट एटीपी पूछे 2 बने हैं। और ये जो 2 एटीपी है ये डायरेक्ट एटीपी होते हैं। डायरेक्ट एटीपी का मतलब क्या होता है? जब कोई सबस्ट्रेट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एटीपी। डायरेक्ट एटीपी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो मैं रिपीट करता हूं, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप, 2 एटीपी बनते हैं डायरेक्ट एसएलपी से, 2 NADH बनते हैं जो आगे जाकर 6 एटीपी देंगे। कब? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। NADH माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनाएंगे। कितने? 6। 2 NADH से 6 एटीपी बनेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी, सिंपल ग्लाइकोलिसिस बोले तो भी 2 काउंट करो। लेकिन जैसे ही वो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस कहे तो इसका मतलब वो NADH के भी एटीपी काउंट करवा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो NADH के भी एटीपी काउंट करवा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? खुद बताओ। क्लियर हो गया? अब यहां से हमारे पास क्या बन गया है? 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड बने हैं, कोई CO2 नहीं बनी, टोटल 10 एंजाइम। क्या मुझे ग्लाइकोलिसिस के सारे एंजाइम याद करने? आपको हेक्सोकाइनेज जरूर याद रखिए, और इसके अलावा पाइरुवेट काइनेज लास्ट एंजाइम, ये जरूर याद रखिए। अब पाइरुवेट का फेट हम पढ़ेंगे, फेट ऑफ पाइरुवेट। पाइरुवेट का क्या फेट है? ये डिपेंड करता है कौन सा सेल है। अगर हमारे पास ऐसा सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन है तो एरोबिक फेट हो गया। नहीं तो मेरे पास मसल सेल है या बैक्टीरिया में एनएरोबिक फेट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरोबिक फेट की। तो इसका मतलब एक सेल है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। तो क्या होगा? पाइरुवेट जो हमारे पास है वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनल होती है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर की सारी जगह जो होती है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो पाइरुवेट आ जाता है मैट्रिक्स में। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। अब पाइरुवेट जो 3 कार्बन का है उसमें से एक CO2 निकाल देते हैं। ठीक है, कितनी कार्बन रहेगी? 2। और उसके साथ साथ हम NAD+ से NADH बना देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि पाइरुवेट से मेरे पास एक कंपाउंड बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में। एक्चुअल में क्या हुआ था कि पाइरुवेट से एसिटिक एसिड बनने वाला था, कोएंजाइम में मैंने जोड़ दिया, तो एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव एसिटाइल कोए। पाइरुवेट 3 कार्बन का, एसिटाइल कोए 2 कार्बन का, एक CO2 निकल गई, क्या बोलेंगे? डी कार्बोक्सिलेशन। उसके साथ इस स्टेप में NAD+ से NADH बना है जो कि रिडक्शन है। तो इसका मतलब ओरिजिनल स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो पाइरुवेट से एसिटाइल कोए में ऑक्सीडेशन हो रही है और डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। तो पाइरुवेट की माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है जिसे आप लिंक रिएक्शन कहते हो। इसमें मेरे पास जो एंजाइम यूज होता है वो भी एक डिहाइड्रोजिनेज है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई कोफैक्टर चाहिए। जैसे कि इसको NAD+ चाहिए, इसको कोएंजाइम A चाहिए, इसको विटामिन B1 का, थाइमिन का एक डेरिवेटिव चाहिए, TPP कहते हैं, थाइमिन पायरोफॉस्फेट। उसके अलावा Mg+2 चाहिए। तो इसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। इसका मतलब 3 कार्बन के पाइरुवेट ने 2 कार्बन का एसिटाइल कोए बनाया और एक CO2 बनी जो माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के बाहर चली जाएगी। क्लियर है? और साथ में एक NADH बना। अब पाइरुवेट क्या है? मैट्रिक्स में होने वाले क्रैब साइकिल में एंटर करेगा। पाइरुवेट नहीं, एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए 2 कार्बन का है, मतलब क्या है? एक तरीके से 2 कार्बन है, उस पर कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ है। अब वो एंटर करता है क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। उसके अलावा हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है और जिसमें 3 COH ग्रुप बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? जो लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोए बना है जिसमें 2 कार्बन है, वो 4 कार्बन के OA के साथ कंबाइन करता है। तो OA 4 कार्बन, एसिटाइल कोए 2 कार्बन, तो जो प्रोडक्ट बनेगा पहला वो सिट्रिक एसिड होता है 6 कार्बन का। इतनी बात समझ में आ गई? एंजाइम का नाम सिट्रेट सिंथेस। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं क्योंकि 3 चीजें कंबाइन होती हैं, एसिटाइल कोए 2 कार्बन, OA 4 कार्बन, साथ में पानी, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन स्टेप, पहला स्टेप है क्रैब साइकिल का जिसका प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का, और जो कोएंजाइम ए में से एसिटाइल कोएंजाइम ए में से कोएंजाइम ए अलग हो जाता है। तो एसिटाइल कोए प्लस OA प्लस पानी क्या बना? सिट्रिक एसिड, कोएंजाइम ए अलग हो गया। ठीक है,
अब सिट्रिक एसिड का हम एक आइसोमर बनाते हैं, उसे कहते हैं आइसोसिट्रेट। सेकेंड एंजाइम का नाम है सिस एकोनिटेस। अब आइसोसिट्रेट में से हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं ऑक्जेलोसक्सिनेट और फिर अल्फा कीटोग्लूटेट। ये जो दो स्टेप हैं एक ही काउंट होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटेट बना रहे हैं। आइसोसिट्रेट 5 कार्बन का है, अल्फा कीटोग्लूटेट सॉरी आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का है, अल्फा कीटोग्लूटेट 5 कार्बन का है। यहां भी एक CO2 निकल रही है और साथ में क्या बन रहा है, NADH बन रहा है। इसे हम कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एंजाइम का नाम फिर डिहाइड्रोजनेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। ये कौन सा स्टेप था, थर्ड। पहले स्टेप में सिट्रिक एसिड बना, दूसरे स्टेप में सिट्रिक एसिड से बना आइसोसिट्रेट, तीसरे स्टेप में आइसोसिट्रेट से बना अल्फा कीटोग्लूटेट। प्रोसेस था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें हमारे पास CO2 बनाया और NADH बनाया। अब कितनी कार्बन आ गई, 5। ठीक है, थी कितनी, 6। और इस 6 में से 2 कार्बन बाहर से आई है, तो इसका मतलब जो बाहर से एसिटाइल कोई की 2 कार्बन है, एक जा चुकी है। अब अल्फा कीटोग्लूटेट से फिर हम करेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। 5 कार्बन के अल्फा कीटोग्लूटेट की हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं। पहले CO2 निकाल रहे हैं, फिर NADH बना रहे हैं। कंपाउंड बनने वाला था सक्सिनेट, पर मैंने कोएंजाइम ए जोड़ दिया, सक्सिनाइल कोए बन गया। अब सक्सिनाइल कोए 4 कार्बन का है, तो जो एसिटाइल कोए की 2 कार्बन थी वो खत्म हो गई, तो एनसीईआरटी कहती है सक्सिनाइल कोए से रीजनरेशन में जाएगा। भाई जो 2 कार्बन आई थी उसका 2 CO2 बना दिया। तो अल्फा कीटोग्लूटेट जो 5 कार्बन का है उससे 4 कार्बन का मेरे पास बन गया सक्सिनाइल कोए। अब जो ये सक्सिनाइल कोए बना है, ये जो सक्सिनाइल कोए बना है बेटा, इस सक्सिनाइल कोए में से आप सक्सिनेट बनाओगे जिसमें GTP बनेगा। अब जब आपने सक्सिनाइल कोए बनाया तो क्या क्या बना है, एक CO2 एक NADH। तो इसका मतलब अभी तक 2 NADH बन चुके हैं। एक इससे थर्ड स्टेप में बना था जब आइसोसिट्रेट से आपने अल्फा कीटोग्लूटेट बनाया। अब अल्फा कीटोग्लूटेट से सक्सिनाइल कोए वाले में भी आपने एक NADH बना लिया, एक CO2 यहां पे रिलीज हो गया और कोएंजाइम ए जोड़ दिया, तो सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए का कोए हटा दो तो जो एनर्जी रिलीज होगी उससे आपने क्या बना लिया, GTP। GTP क्या होता है, सेम ATP जैसा ये होता है, तो GTP से कन्वर्ट हो जाता है ATP में। एनसीईआरटी कहती है GTP इज कपल्ड विद ATP सिंथेसिस। अब आपके पास आ गया सक्सिनेट, कितने कार्बन, 4 कार्बन। सक्सिनाइल कोए 4 कार्बन, सक्सिनेट 4 कार्बन, इस बीच में आपने ATP बना लिया, एंजाइम काइनेज होगा। कौन सा स्टेप था ये, 4 स्टेप था। कैसे, पहले स्टेप में सिट्रिक बना, दूसरे में आइसोसिट्रेट, फिर 2 स्टेप हुए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के, और 5वां स्टेप हुआ है मेरे पास क्या चीज, सक्सिनेट बना। 5 स्टेप हो गए हैं, ठीक है। अब जो सक्सिनेट बनाया, छठे स्टेप में सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट। सक्सिनेट भी 4 कार्बन है, फ्यूमरेट भी 4 कार्बन है, फर्क क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो सक्सिनेट से जब मैं फ्यूमरेट बना रहा हूं, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो FAD नाम का कंपाउंड रिड्यूस हो जाएगा FADH2 में। ये 6 स्टेप के एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ना, ध्यान से सुनना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है बायोमोलिक्यूल में भी दिया गया है, ये क्रैब साइकिल का एंजाइम होता है, छठे स्टेप का। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनाता है। इस स्टेप में एक इनहिबिटर, मतलब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का जो इनहिबिटर है वो मैलोनेट है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का जो इनहिबिटर है वो हमारे पास कौन है, मैलोनेट। कौन सा है बेटा, वो हमारे पास मैलोनेट है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, वो हमारे पास मैलोनेट है, ठीक है। अब मेरे पास बन गया फ्यूमरेट। अब फ्यूमरेट में हम पानी ऐड करते हैं तो मैलेट बन जाता है, ठीक है। एंजाइम का नाम फ्यूमरेस। कितने स्टेप हो गए, 7। 5th स्टेप में ATP बना था, 6th स्टेप में FADH2 बना है, 7th स्टेप में पानी ऐड किया, आखिरी स्टेप रह गया। अब मैलेट की ऑक्सीडेशन से OA बनता है, यस, मैलेट 4 कार्बन, ऑक्सीडेशन से OA बनता है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। अब यहां पर NADH बनता है, एंजाइम का नाम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अगर आप क्रैब साइकिल ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले सिट्रेट बना OA से, एसिटाइल को ऐड करके कंडेंसेशन, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, ठीक है। फिर बना है अल्फा कीटोग्लूटेट, तो एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, अल्फा कीटोग्लूटेट से सक्सिनाइल को एक और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्लियर है। सक्सिनाइल को से सक्सिनेट ATP बना, सक्सिनेट से फ्यूमरेट में FADH2 बना, फ्यूमरेट से मैलेट में पानी ऐड किया, मैलेट से OA में ऑक्सीडेशन किया, तो कितने NADH बने, 3 NADH बने। 2 बने हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से, एक बना है मैलेट से OA वाले स्टेप में, ठीक है। कितने FADH2 बने, 1। कितना GTP या ATP बना, 1। तो जो डायरेक्ट ATP बना या GTP बना उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक NADH
3 एटीपी बनाता है ईटीएस में जाकर, यहां नहीं, 3 एटीपी बनाता है ईटीएस में जाकर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो मेरे पास 3 एनएडीएच बने एक क्रैब साइकिल में, तो कितने एटीपी हो गए? 9, ठीक है, 9 एटीपी हो गए। फिर मेरे पास क्या हुआ है बेटा, एक FADH2 2 एटीपी बनाता है, तो टोटल हो गए 11। 3 NADH के 9 एटीपी, एक FADH2 का 2 एटीपी, और टोटल हो गए 11, और एक GTP एटीपी पहले से था, टोटल हो गए 12। तो ये मेरे पास जो 12 एटीपी बने हैं, ध्यान से सुनेंगे, ये जो मेरे पास 12 एटीपी बने हैं, ध्यान से देखेंगे, 12 एटीपी जो मेरे पास बने हैं, ये 12 एटीपी जो हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे बेटा, 12 एटीपी बने ये क्रैब साइकिल के हैं, जिसमें से 11 एटीपी ईटीएस में बनेंगे, जो NADH और FADH2 के, 3 NADH और FADH2 के, इन्हें कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि NADH की ऑक्सीडेशन से बनेंगे या FADH2 की। और जो एक डायरेक्ट एटीपी बना है उसको अपने क्या बोलते हैं? SLP। क्या बोलते हैं बेटा? उसको SLP बोलते हैं। SLP क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लाइकोलिसिस में कितना SLP था? 2। क्रैब साइकिल में कितना SLP है? 1। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक पाइरुवेट से एक लिंक रिएक्शन और एक क्रैब साइकिल होता है, पर ग्लूकोज से 2 बने थे। आपको समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी ने जो इक्वेशन दी है उसमें क्या किया उसने, एक पाइरुवेट से, मेरी बात सुनिए, एक पाइरुवेट से लिंक रिएक्शन में एक NADH, क्रैब साइकिल में 3 NADH। तो अगर मैं एक पाइरुवेट से देखूं तो कितने NADH हो गए? टोटल 4 हो गए मैट्रिक्स में, एक लिंक रिएक्शन में, 3 क्रैब साइकिल में। तो अगर मैं देखूंगा पाइरुवेट 3 CO2 बना रहा है, एक लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और 2 क्रैब साइकिल में, तो एक पाइरुवेट से 3 CO2 बन गए, 4 NADH प्लस से 4 NADH बन गए, एक FADH2 से एक FAD से एक FADH2 बन गया, और फिर मेरे पास क्या हुआ बेटा, एक ADP प्लस PI से एक ATP बन गया। एक बैलेंस इक्वेशन में जब आप पाइरुवेट से लिखोगे तो आप 4 NADH लिखोगे, 3 नहीं, क्योंकि उसमें क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन दोनों के काउंट होंगे। क्लियर है? उसके साथ हम 2 पानी ऐड करते हैं, एक स्टार्टिंग वाले स्टेप में लिखा लगा है OA वाले में, और एक लगा है जब हम ऐड करते हैं फ्यूमरेट से मैलेट वाले में। इतनी चीज क्लियर हो गई? तो ये क्रैब साइकिल है। अब हमने ये देखा है कि क्रैब साइकिल ने क्या बनाया है, 3 NADH, एक FADH2, एक GTP, ठीक है। एक पाइरुवेट से एक एसिटाइल कोई बनता, एक NADH, और बाकी मेरे पास क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल के टोटल एटीपी कितने हैं? 12। लिंक रिएक्शन का एक NADH, तो 12 और 3 एटीपी, NADH का 3 एटीपी, कितने हो गए? 15 एटीपी। तो एक पाइरुवेट से 15 एटीपी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन हमारे पास पाइरुवेट कितने आते हैं? ग्लूकोज से 2, तो 15 और 15 30 एटीपी हो गए। क्लियर है? 2 बार क्रैब साइकिल घूमेगी एक ग्लूकोज से, कितने हो गए? 30 एटीपी। और हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के कितने एटीपी हैं? 2 डायरेक्ट हैं, बाकी 2 NADH से कितने बनेंगे? 6, 38 एटीपी हो गए। तो हम क्या पढ़ते हैं बेटा, एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं ATP बैलेंस शीट। हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज से नेट ATP निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक NADH 3 ATP बनाता है ETS में, एक FADH2 2 ATP बनाता है। एनसीईआरटी कहती है कि जैसे आप ये जो बैलेंस शीट कैलकुलेशन है ना, ये एक थ्योरेटिकल प्रोसेस, आप सही में इसे नहीं कर सकते। रीजन बताता हूं क्यों। ये थ्योरेटिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें जो हम एटीपी कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए कुछ अजम्पशन चाहिए। जैसे कि मान लो जो भी NADH आ रहा है सब ग्लूकोज से ही आ रहा है, NADH किसी और प्रोसेस में यूज नहीं होगा, होता है पर होगा नहीं। तीसरी चीज वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास NADH है वो सारा का सारा रेस्पिरेशन में यूज होगा। क्लियर है? और बीच में कोई भी चीज बनती है जैसे पाइरुवेट OA, वो किसी और की बायोसिंथेसिस में यूज ना हो। तो एनसीईआरटी 4 अजम्पशन कहती है। सबसे पहले कहती है कि जो भी NADH है वो ग्लूकोज से आ रहा है, दूसरा NADH कहीं और नहीं जा रहा है, तीसरा कोई और चीज ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं से पाइरुवेट बाहर से आ गए इधर उधर से, उससे ऑक्सीडेशन से बन जाए, या जो बीच में सबस्ट्रेट है जैसे OA, पाइरुवेट, एसिटाइल को ये कुछ और ना बनाए। इसके बाद अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक ग्लूकोज से मैं 38 एटीपी की कैलकुलेशन कर सकता हूं। कैसे? बताता हूं। ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH 2 एटीपी, 2 NADH का 6 एटीपी और 2 एटीपी डायरेक्ट जिसे SLP कहते हैं, तो कितना हो गया? 8 एटीपी हो गया। फिर आता है हमारे पास लिंक रिएक्शन। एक लिंक रिएक्शन से एक NADH, पर लिंक रिएक्शन 2 होंगे क्योंकि 2 पाइरुवेट बनाता ग्लूकोज से, तो टोटल 6 एटीपी यहां हो गए लिंक रिएक्शन के। 8 ऊपर हो गए, 6 ये हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्रैब साइकिल। एक क्रैब साइकिल में 12 एटीपी है, 11 OP और एक SLP। क्रैब साइकिल कितनी बार घूमेगी? 2 बार घूमेगी ग्लूकोज से, क्योंकि 2 एसिटाइल कोई बनते हैं। सही है? तो 2 बार घूमेगी तो 24 हो गए। तो 24 एटीपी क्रैब साइकिल 2 बार घुमा के,
दो लिंक रिएक्शन के 6 एटीपी कितने हो गए, 24 + 6 30 एटीपी, और 8 एटीपी मेरे पास किसके, ग्लाइकोलिसिस के। अगर आप ध्यान से देखेंगे ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी होते हैं, बाकी के जो मैं 6 काउंट कर रहा हूं ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बनेंगे। अब इनको बनाने के लिए मुझे क्या होता है कि NADH को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाना पड़ेगा। तो हार्ट, लिवर, किडनी में एक ग्लूकोज 38 एटीपी ही बनाता है, लेकिन मसल सेल और न्यूरॉन में एक शटल सिस्टम यूज होता है जिसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। इसकी वजह से क्या होता है, जो NADH ग्लाइकोलिसिस में बना, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो कुछ एटीपी खर्च हो जाते हैं, तब बनते हैं 36 एटीपी। तो एक ग्लूकोज 36 एटीपी कब बनाता है, जब एक शटल सिस्टम जो NADH को लेकर जाता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, वो यूज होता है। नहीं तो हार्ट, लिवर, किडनी सेल्स में मेरे पास होता है यूज मैलेट एस्पार्टेट शटल, जिसकी वजह से कितने एटीपी बनते हैं हमारे पास, टोटल 38 एटीपी। क्या एटीपी बैलेंस शीट समझ में आ गई? अब हम क्या बात कर सकते हैं बेटा इसके बाद कि हमारे पास ये एग्जैक्टली एटीपी बनेगा क्या, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की और अभी तक कहीं ऑक्सीजन यूज नहीं हुई। तो बेसिकली एटीपी कहां बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर कुछ एंजाइम कॉम्प्लेक्स लगे रहते हैं, है ना, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो NADH और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। क्लियर है? और वहां पर जब वो अपने इलेक्ट्रॉन वहां देता है, उनकी एनर्जी से, जब वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी एनर्जी से हम एटीपी बनाते हैं। तो आपको ये समझना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उसकी ये इनर मेम्ब्रेन है, उस पर कुछ एंजाइम कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं NADH और FADH2 से, और वो इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी से लो की तरफ मूव करते हैं एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे पे ऐसे करके, उस एनर्जी से आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटॉन इकट्ठा कर लेते हैं। ये प्रोटॉन जब F0 F1 से, वो इनर मेम्ब्रेन पर ही होता है F0 F1, वापसी मैट्रिक्स में जाता है तो एटीपी बनता है, जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमने पढ़ी थी। अब सवाल ये उठता है कि ETS में कितने कॉम्प्लेक्स हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 किससे इलेक्ट्रॉन लेता है, NADH से। कॉम्प्लेक्स 1 का इसलिए नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? NADH एटीपी लेता है किससे, NADH किसको इलेक्ट्रॉन देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को। कॉम्प्लेक्स 1 में 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, FMN और FES। ठीक है, अब आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और ये इलेक्ट्रॉन लेता है FADH2 से। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स 1 ने किससे इलेक्ट्रॉन लिए, NADH से। कॉम्प्लेक्स 2 का क्या नाम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, किससे लिए, FADH2 से। अब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों अपने इलेक्ट्रॉन एक कॉमन पर्सन को देते हैं, कॉमन कैरियर को देते हैं, उसका नाम यूबिक्विनोन है। जैसे नाम बता रहा है यूबिक्विनोन एक प्रकार का कीटोन होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो कन्वर्ट हो जाता है यूबिक्विनोल में। तो कॉम्प्लेक्स 1 किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, NADH से। ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन आगे पास करता है तो वो 4 प्रोटॉन इकट्ठा करता है। कॉम्प्लेक्स 2 यहां नीचे है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया FADH2 से। ये कॉम्प्लेक्स, अच्छा वो कोई प्रोटॉन मूव नहीं कर रहा है। कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं यूबिक्विनोन को। इतनी बात समझ में आ रही है? यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जाता है कॉम्प्लेक्स 3 पर। कॉम्प्लेक्स 1 में FMN और FES था, कॉम्प्लेक्स 2 में FES होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब हमारे पास गया है यूबिक्विनोन से किस पे गया है, कॉम्प्लेक्स 3 पर। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? साइटोक्रोम B होता है, लास्ट में साइटोक्रोम C1, बीच में FES और यूबिक्विनोन। ये 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम C, जो एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो अंदर से बाहर की तरफ मैट्रिक्स की तरफ आ जाता है। क्लियर है? अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है, इसको हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C। किससे लिया इलेक्ट्रॉन, किससे लिया, कॉम्प्लेक्स 3 से। कॉम्प्लेक्स 3 का एक और नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो क्या कर रहा है, साइटोक्रोम C को रिड्यूस कर रहा है। अब साइटोक्रोम 3 अपने इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसका नाम है साइटोक्रोम AA3। उसमें क्या होता है, 2 कॉपर भी होते हैं, 2 कॉपर सेंटर होते हैं। जैसे मोस्टली साइटोक्रोम में आयरन होता है, पर कॉम्प्लेक्स 4 में 2 कॉपर सेंटर भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन के पास आते हैं। तो ऑक्सीजन ही है जो हम सांस में लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, किससे लेता है, कॉम्प्लेक्स 4 से, और साथ में प्रोटॉन को कंबाइन करता है और पानी बनाता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन NADH के हैं और FADH2 के हैं, वो कॉम्प्लेक्स से होते हुए जाते हैं और फाइनली किसको मिलते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन उससे पानी बना लेता है। NADH का सीक्वेंस क्या है, NADH से कॉम्प्लेक्स 1, यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स 3,
साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स 4 फिर ऑक्सीजन, उससे FADH2 से क्या, FADH2 से कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनोन फिर कॉमन है, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम सी, कॉम्प्लेक्स 4 फिर ऑक्सीजन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन मूव करता है, कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन मूव करता है और कॉम्प्लेक्स 4 2 प्रोटॉन मूव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब NADH अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 प्रोटॉन फिर 4 कॉम्प्लेक्स 3 से और फिर 2 कॉम्प्लेक्स 4 से मूव किया, तो टोटल कितने हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए। क्लियर है। लेकिन जब हमारे पास FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन मतलब पास करेगा तो 4 प्रोटॉन गए हैं कॉम्प्लेक्स 3 से और 2 गए हैं कॉम्प्लेक्स 4 से, 6 ही गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब 4 प्रोटॉन वापसी आते हैं तो एक ATP बनता है। तो NADH की वजह से कितने प्रोटॉन गए थे, 10, कॉम्प्लेक्स 1 से 4, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 और कॉम्प्लेक्स 4 से 2। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स 4 से 2, इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब सोचो ध्यान से, इसका मतलब क्या होगा कि लगभग 2.5 ATP, जिसे हम 3 ATP काउंट कर सकते हैं। भाई मेरे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है और ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, तो 4 प्रोटॉन गए हैं किसकी वजह से, कॉम्प्लेक्स 1, 4 गए हैं कॉम्प्लेक्स 3 और 2 गए हैं कॉम्प्लेक्स 4 से, NADH ने कराया। फिर 4 गए हैं किसकी वजह से, FADH2 में कॉम्प्लेक्स 3 की वजह से और 2 गए हैं कॉम्प्लेक्स 4 की वजह से। तो इसका मतलब FADH2 6 प्रोटॉन इधर मूव कराता है और NADH 10 कराता है। जब ये 10 वापसी आएंगे तो 2.5 ATP, क्योंकि 4 H+ का एक ATP बनता है। किससे बनता है, F0 F1 से। F0 क्या है, चैनल होता है, उसे कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं, F0 F1 को। F0 F1 क्या होता है, F0 एक चैनल होता है और F1 हेड होता है मैट्रिक्स के साइड। F0 में से जब प्रोटॉन जाता है तो हेड की कन्फर्मेशनल चेंज होती है और वो ADP प्लस PI को कंबाइन कर देता है। तो कॉम्प्लेक्स 5 जिसे ATP सिंथेटेज कहते हैं, या उसे हम कहते हैं बेटा कि जो एक तरह का चैनल F0 F1 है जिसे हम ATP सिंथेटेज कहते हैं, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 5 है, ये ATP बनाता है। तो 4 प्रोटॉन का एक ATP बनाएगा। प्रोटॉन कहां से मूव करेगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स। NADH और FADH ने कहां प्रोटॉन मूव किए, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ये हमारे पास क्या है, ETS है। क्लियर है। अब हम ये समझेंगे बेटा कि क्या ATP सिर्फ हमारे पास, आप समझिए ध्यान से, क्या ATP सिर्फ हमारे पास ग्लूकोज से बनती है, क्या और कोई चीजें हैं, बिल्कुल है। एक्चुअल में क्या होता है, सेल की नीड के हिसाब से और भी चीजें हैं जिनका मेटाबॉलिक फेट एनर्जी बनाने के लिए हो सकता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज या कोई और शुगर है, वो नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस में एंटर करती हैं। अगर आप फैट को यूज करते हो तो फैट जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है। मतलब क्या हुआ, फैट को हम तोड़ते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल 3 कार्बन का होता है, 3 OH ग्रुप होते हैं, वो एंटर कर जाता है डाइहैप के लेवल पे ग्लाइकोलिसिस में। इसका मतलब जब आप फैट को यूज करोगे एनर्जी बनाने के लिए, उसका ग्लिसरॉल एंटर करेगा किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। उसका जो फैटी एसिड बनता है, 3 फैटी एसिड बनेंगे। फैटी एसिड क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और एसिटाइल कोए बनाएंगे, जिसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। एसिटाइल कोए बनने के बाद क्रैब साइकिल से एनर्जी। तो इसका मतलब फैटी एसिड क्रैब साइकिल और एसिटाइल कोए के थ्रू एनर्जी बनाते हैं, ग्लिसरॉल बनाता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। अब आपके पास है प्रोटीन। प्रोटीन बनी होती है लगभग 20 अमीनो एसिड, अलग अलग टाइप के होते हैं। हर अमीनो एसिड में कार्बन की चेन है। तो अमीनो एसिड्स बनते हैं पहले प्रोटीन से। अमीनो एसिड जो है उनकी डीएमिनेशन होती है, NH2 ग्रुप हटाते हैं। उसके बाद वो एंटर कर सकते हैं किसमें, पाइरुवेट बना सकते हैं, वो बना सकते हैं एसिटाइल कोए, और वो बना सकते हैं क्रैब साइकिल के ऑर्गेनिक एसिड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अमीनो एसिड एनर्जी बनाने के लिए एसिटाइल कोए, क्रैब साइकिल और पाइरुवेट में एंटर कर सकते हैं। फैटी एसिड एसिटाइल कोए बनाएगा। अच्छा, हमने एक चीज देखी है बेटा कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो बायोसिंथेसिस में भी यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फैटी एसिड ने एसिटाइल कोए बनाया, जरूरत पड़ने पर एसिटाइल कोए फैटी एसिड भी बना सकता है। इसका मतलब जब हमने फैटी एसिड से एसिटाइल कोए बनाया, इसको बोला हमने कैटाबोलिज्म। एसिटाइल कोए से फैटी एसिड बना, एनाबोलिज्म। क्लियर है। ऐसे ही क्रैब साइकिल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे OA, वो एस्पार्टिक एसिड बना सकता है, 4 कार्बन का होता है OA। ऐसे ही अल्फा कीटो ग्लूटेट, ग्लूटामिक एसिड बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी चीज की रेस्पिरेशन हो रही है तो कैटाबोलिज्म हो रहा होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, रेस्पिरेटरी पाथवे बायोसिंथेसिस में भी यूज हो सकते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। मतलब क्या हुआ कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी बनाने के लिए चीजों को तोड़ते हैं, तो रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिज्म प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेटरी पाथवे जो है हमारे पास एम्फीबॉलिक प्रोसेस होता है। एम्फीबॉलिक समझ में आता है, मतलब क्या हुआ, वो बायोसिंथेसिस और ब्रेकडाउन दोनों के लिए यूज हो सकता है। क्लियर है। अब हम आते हैं बेटा आगे,
और ये देखते हैं कि क्या पाइरुवेट का एनारोबिक फेट होगा। क्लियर है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि पाइरुवेट इथेनॉल और लैक्टिक एसिड दोनों बना सकता है। अब आपके पास बात करते हैं सबसे पहले लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। आपने ही पढ़ा है कि ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है और इस स्टेप में 2 एटीपी बनते हैं और साथ में 2 एनएडीएच बनते हैं। अब क्या होता है, जो भी एनएडीएच बना ग्लाइकोलिसिस में वो कहां यूज होता है, ईटीएस में। ईटीएस को चाहिए होती है ऑक्सीजन। अगर मसल सेल में देखो, लैक्टिक एसिड एक तो मसल सेल में बनाएगा और एक बैक्टीरिया में, मतलब यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में। अब क्या हो रहा है, अगर ऑक्सीजन कम है तो एनएडीएच यूज नहीं हो पाता। तो ग्लाइकोलिसिस को क्या चाहिए, एनएडी प्लस चाहिए एनएडीएच यूज करने के बाद। ग्लाइकोलिसिस को क्या चाहिए, एनएडी प्लस चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है। ग्लाइकोलिसिस को क्या चाहिए, एनएडी प्लस चाहिए। बेटा क्या चाहिए, एनएडी प्लस चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जब हम रनिंग करते हैं, तेज दौड़ते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन कम पड़ती है तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, फिर ऑक्सीजन कम पड़ती है। अगर ऑक्सीजन कम पड़ती है तो एनएडीएच अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता ईटीएस को। इसकी वजह से क्या होता है, वापसी एनएडी प्लस नहीं बन पाता। और ग्लाइकोलिसिस को अगर एनएडी प्लस नहीं बने मिलेगा तो ग्लाइकोलिसिस भी रुकने लगेगी। तो ग्लाइकोलिसिस को चलाए रखने के लिए पाइरुवेट की रिडक्शन करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं। पाइरुवेट अगर आप ध्यान से देखेंगे CH3, फिर CO मतलब कीटोन और COH होता है। लैक्टिक एसिड में क्या होता है, जहां कीटोन होता है मिडल वाली कार्बन पर, वहां पर अल्कोहल बना देते हैं। तो लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का है। इसके लिए मुझे हाइड्रोजन कहां से आती है, NADH से। तो जो NADH ETS में यूज होने वाला था ग्लाइकोलिसिस में बना हुआ, वो यहां यूज हो जाता। उससे फायदा क्या होगा, वापसी NAD+ बन जाएगा और उस NADH को वापसी आप ग्लाइकोलिसिस में दे सकते हैं ताकि 2 ATP मिलती रहे। तो लैक्टिक एसिड में हमें जो एटीपी मिलती है वो वही 2 एटीपी है जो जो ग्लाइकोलिसिस से मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं लेस देन 7% एनर्जी, बहुत कम एनर्जी रिलीज हो पाती है। नहीं तो पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड, आप समझ रहे हो, 3 कार्बन का पाइरुवेट लैक्टिक एसिड बन गया। क्लियर है। अब आपने सुना है रेड मसल व्हाइट मसल। रेड मसल्स क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो जो मैराथन रनर होते हैं ना, उनकी जो मसल्स होती हैं वो रेड मसल्स होती हैं। तो रेड मसल में काफी क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होती है, तो उनमें ईटीएस चलती रहती है। व्हाइट मसल कौन सी होती है, जो जो स्प्रिंटर होते हैं, जो अचानक से तेज दौड़ते हैं, तो उनमें क्या होता है, ज्यादा एनर्जी ग्लाइकोलिसिस से मिलती है, तो उनमें लैक्टिक एसिड बनता है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा फोकस किस पे, ग्लाइकोलिसिस पे, उनमें लैक्टिक एसिड बनता है। तो जो अचानक से तेज दौड़ते हैं, जैसे चीता चीता हो गया, हिरन हो गया, इनके अंदर व्हाइट मसल ज्यादा होती है, बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिलती है। क्लियर है। जिनके पास रेड मसल होती है उनके पास मायोग्लोबिन पिगमेंट ऑक्सीजन स्टोर करता है ताकि ईटीएस चलती रहे और लैक्टिक एसिड बनाने की जरूरत ना पड़े। अब हम बात करते हैं इथेनॉल फर्मेंटेशन की। इथेनॉल कौन बनाता है बेटा, एक तो ईस्ट बनाता है जिसे आप सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई ब्रीवर्स ईस्ट कहते हो। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और बना सकते हैं। क्लियर है। अब इथेनॉल कैसे बनता है, सबसे पहले आपने पढ़ा है ग्लूकोज से पाइरुवेट, 2 डायरेक्ट एटीपी जिसे SLP कहते हैं। उसके अलावा मेरे पास 2 NADH है। अब क्या है, जो पाइरुवेट बना है, जो पाइरुवेट बना है, अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मान लो ऑक्सीजन नहीं है, तो पाइरुवेट से की COH हटा देते हैं। पाइरुवेट क्या है, CH3 CO COH ग्रुप है, तो ये COH हटा दो तो बन जाता है एसिटल्डिहाइड। अगर आप COH ग्रुप हटा दोगे तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा 2 कार्बन का। एंजाइम का नाम है पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। तो आपने पाइरुवेट से एसिटल्डिहाइड बनाया, पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। अब क्या किया आपने, जो ये एसिटल्डिहाइड है ना, इस एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन करके अल्कोहल बना दिया। आपने पढ़ा ना, एल्डिहाइड की रिडक्शन से अल्कोहल बन जाता। तो एसिटल्डिहाइड कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, 2। इथेनॉल कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का। तो फाइनली मेरे पास क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, फाइनली मेरे पास इथेनॉल बन जाता है जो 2 कार्बन का है। एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। इस वाले स्टेप में NADH खर्च होता है। एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल वाले में NADH खर्च होता है। और पहले वाले स्टेप में क्या बनती है, CO2 बनती है। तो आप अगर लैक्टिक एसिड और इसको कंपेयर करेंगे ना इथेनॉल वाले में, लैक्टिक एसिड में एक सिंगल एंजाइम है पाइरुवेट, सॉरी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड में। इथेनॉल वाले में 2 एंजाइम है, पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, जिसे जिंक चाहिए होता है, जिंक एज अ कोफैक्टर चाहिए। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेस को भी चाहिए होता है। अब जो आपको समझना है कि इथेनॉल वाले में ना CO2 बनता है, लैक्टिक एसिड वाले में कोई CO2 नहीं बनता। अब लेस देन 7% एनर्जी दोनों में चाहिए, क्योंकि वो ATP काउंट होती है जो ग्लाइकोलिसिस वाली है। अब एक चीज याद रखिए, ईस्ट इथेनॉल बना रहा है। इथेनॉल धीरे धीरे बढ़ता जाता है कंसंट्रेशन में। जब 13% के आसपास कंसंट्रेशन आती है तो ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन रोक देता है। इसका मतलब फिर वो अगर फर्मेंटेशन रोक देगा तो इसका मतलब उसकी ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी, वो भूखा मर जाएगा। तो एनसीईआरटी लिखती है कि अबाउट 13% ईस्ट स्टार्व इटसेल्फ टू डेथ। क्लियर है।
तो हायर कंसंट्रेशन इथेनॉल की कैसे मिलेगी? डिस्टिलेशन नाम के प्रोसेस से मिलती है। क्लियर? ये माइक्रोब्स में दे रखा है। अब हम यहां से बात करेंगे कि एक टॉपिक है जिसे हम आरक्यू कहते हैं। आरक्यू की फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी क्वोशंट। मान लो ये चीज है, इसने CO2 रिलीज करी, ऑक्सीजन ली, रेस्पायर कर रहा है, तो हम एक फॉर्मूला रखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ O2 यूटिलाइज, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का यूज हो, इसे आरक्यू कहते हैं। आरक्यू बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, फैट की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की। क्लियर है? जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे फैटी एसिड के फॉर्मूले में ऑक्सीजन कम होती है, तो जब फैटी एसिड ऑक्सीडाइज होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो आरक्यू 1 से कम आएगा। जैसे अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, तो कार्बन और ऑक्सीजन लगभग एक जैसी है ना, सेम है, तो जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूंगा तो कम ऑक्सीजन चाहिए। तो आरक्यू जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो 1 होता है, आरक्यू फैट का होता है 0.7, तो ट्राई पाल्मिटीन एक 51 कार्बन का फैटी एसिड, उसका 0.7 होगा। प्रोटीन्स का 0.9 होता है। अगर मैं बात करता हूं एनारोबिक रेस्पिरेशन, वहां तो ऑक्सीजन चाहिए नहीं, तो 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा आरक्यू। क्लियर है? अब हम बात करते हैं उसकी सक्यूलेंट्स की, जो रात में स्टोमेटा खोलते हैं, उनका आरक्यू क्या है, वो 0 आ जाता है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनमें सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, उनका आरक्यू मोर देन 1 आता है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया। क्लियर है? तो आरक्यू दो चीजों पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर है? तो मेरे को लगता है कि मैंने लगभग सारी चीजें कवर करी। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, जो बच्चे इस चीज को देख रहे हैं, एक वीडियो में प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं ये तीनों चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के एक प्रॉपर आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। ठीक है? जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम करना है इस पर। क्लियर है? सही है, उसको प्लान करते हैं, कमेंट में बताना। और लेक्चर जो है प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का कल आपके पास अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं। और टेस्ट उसका आपको पता है ट्यूसडे को ही है। क्लियर है? तो अभ्यास सीरीज में कैसे चल रहा है आपको पता है, एक टेस्ट हो रहा है, एक लेक्चर आ रहा है, एक उसका रिवीजन आ रहा है, और शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो शायद आपकी रिवीजन अच्छी चल रही है। मिलते हैं, और इस प्रयास को आप देख सकते हैं कि आपके लिए किया गया। धन्यवाद।